The real skill, no, does not come by identifying 100% winners always. The skill is ideally, you know that you are going to get consistent 20 to 40% winners. How do you build scale to create a double digit impact from that one stock consistently? अभी इस पूरे कोहर्ट का या जितने भी लोगों से मैं डिस्कशन करूंगा ना, 3 वजहों से ट्रेडर कैश ट्रेडिंग की तरफ आता है। ये नेवर स्टार्ट्स विद कैश ट्रेडिंग। देखो, जब तुम स्टॉप लॉस छोटा करते हो ना, तुम्हारे टारगेट्स छोटे होते हैं आर के बेसिस पे, Yeah. राइट? Yeah. तो टारगेट्स रीच करने का टाइम कम हो जाता है। Yeah. तो तुम्हारे वही रिटर्न जो है वो 13 दिन 15 दिन वेट करने के बजाय 3 दिन में आ रहे हैं। कि सारे लोग जो है वो 3 सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, बोलते हैं वीसीपी है। ठीक है। तो मैं ढूंढने गया जिसमें उन्होंने बार बार ये मेंशन किया, इट इज अ वीसीपी कैरेक्टरिस्टिक, नॉट अ पैटर्न। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। Chart reading or technical analysis is only a one of the inputs to that. But it's a very different input into a trading. Trading is not technical analysis, and neither is investing fundamental analysis. Sir, actually, I had some question about the first line when you started the session. You told trading and technicals are not same, but this was something I haven't heard anywhere. So can you elaborate, sir? Like what I heard, यस यस यस। trading तो technically होता है ना, sir? Normally, हाँ, what we have see in the internet or ठीक है। somewhere else. सो टेल मी वन थिंग, राइट? व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? तुम बोलोगे चार्ट्स, पैटर्न्स, ये सब होते हैं, राइट? Yes. दैट इज टेक्निकल। तो मुझे ये बताओ कि जॉर्ज सोरोस ने जो बैंक ऑफ इंग्लैंड को शॉर्ट किया, वो उसको शॉर्ट किया था, ग्रेट ब्रिटिश बॉन्ड को, ठीक है? उससे जो बैंक Yes. ऑफ इंग्लैंड का ब्रेकडाउन हुआ, उसमें चार्ट इन्वॉल्व था, Oh, nice, sir. No, sir. है ना? वाज इट अ शॉर्ट ट्रेड और इट वाजंट अ ट्रेड एट ऑल? इट वाज अ ट्रेड, राइट? Yeah, it was a trade. Short trade, राइट। I think. सो सी, इट इज अ ट्रेड बट इट डजंट इन्वॉल्व टेक्निकल्स, Hmm. राइट? अडानी को हिंडनबर्ग ने शॉर्ट किया, ठीक है? Hmm. वाज इट अ ट्रेड? इट इज डेफिनेटली अ ट्रेड, राइट? बट क्या चार्ट इन्वॉल्व थे? नो। No, दे no. क्रिएटेड अ news, right? They use the inflated price and the perception about Adani, right? और उसको Hmm. यूज करके उन्होंने एक न्यूज क्रिएट की, एक रिपोर्ट क्रिएट की। उनका इंटरेस्ट उतने दिन तक था जितने दिन तक उस स्टॉक में उनके रिपोर्ट की वजह से फॉल आ रहा था। दे कवर्ड आफ्टर दैट, ठीक है? दे मेड मनी आउट ऑफ दैट बाय इनिशिएटिंग, बाय क्रिएटिंग अ न्यूज इनटू दैट, Hmm. राइट? Yes. कोई चार्ट इन्वॉल्व नहीं, राइट? Yes. द पॉइंट इज ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस आर वेरी डिफरेंट। दैट इज अ कंफ्यूजन, ठीक है, जो लोग क्रिएट कर देते हैं, right? कैसे? वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग इज वेरी डिफरेंट इन द सेम वे, राइट? मेरे फादर स्टील का काम करते थे, उन्होंने टाटा स्टील देखी, उनको समझ में आया, उन्होंने पैसा डाल। वो टाटा स्टील क्या करती है उसके बियॉन्ड, मतलब उसका पी रेशियो क्या है, टू इक्विटी क्या है, कुछ कोई मतलब नहीं है उससे, Yes. राइट? जिंदल स्टील देखा, वो स्टील ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने पैसा डाल दिया बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दैट इंडस्ट्री। दैट इज एन इन्वेस्टमेंट बट दैट इज नॉट अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट, राइट? यू गॉट इट, राइट? जब Yes, तुम yes. मार्केट की बाइबल उठाओगे ना, टेक्निकल एनालिसिस की 3 बाइबल, राइट? टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, जॉन जे मर्फी की किताब, ठीक है? एक Yes. का शायद एडवर्ड मैगी और मार्टिन प्रिंग की बुक थी, मार्टिन प्रिंग वाली, राइट? क्या थी नाम मालूम नहीं मेरे को, राइट? एक का समझ लो स्टीव निसन की बुक, राइट? इन तीनों बुक्स में तुमको कहीं भी पोजीशन साइजिंग कैसे करनी चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे लेना चाहिए, राइट? टारगेट्स तुम्हारे क्या होने चाहिए, राइट? इसका कोई जिक्र नहीं है। आरआर क्या होता है, कोई मेंशन नहीं है। रिस्क ऑन पोर्टफोलियो क्या होता है, कोई मेंशन नहीं है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस की बुक हो सकती है, ट्रेडिंग की बुक कैसे होगी, राइट? तो यहां देखो, तुम एक सिक्का उछालते हो, ठीक है? एक सिक्का, क्या तुम हवा में जब तक सिक्का ये डिसाइड कर सकते हो कि वो तुम्हारा हेड्स गिरेगा या टेल्स गिरेगा? कोई भी No. एनालिसिस, उसका सिक्के का वेट कितना है, कितनी बार वो फ्लिप कर रहा है, कुछ भी देख के पता लगा सकते हो? No. No. पॉसिबल नहीं है, राइट? यदि तुम उस सिक्के की गिरने पे 1:1 अर्न कर रहे हो, राइट? $1 हेड गिरेगा तो कमाओगे और $1 टेल गिरेगा तो लूज करोगे। विल यू प्ले दिस गेम?
विल यू प्ले दिस गेम? No, नो, व्हाई? maybe no, sir. क्यों नहीं Like प्ले करोगे? वो 50-50 वाला सर, like we वो lose. 50-50 है, राइट? सो मेरे Yeah. एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं प्ले करूंगा। मैंने पूछा कि ठीक है, 1 मिलियन कमा रहे हो, $1 मिलियन और $1 मिलियन अर्न कर रहे हो, आप बोलो प्ले करोगे? तो उसने बोला नहीं करूंगा, राइट? क्योंकि स्टेक हाई हो गया, अभी तक इंटरटेनमेंट था, राइट? सो हाँ. द पॉइंट इज कि तुम ये गेम इसलिए प्ले नहीं करोगे क्योंकि 2500 बार भी, यदि 2500 टाइम्स भी तुम उसको टॉस करोगे ना, यू विल रीच नोवेयर, राइट? इट इज हाँ. लाइक अ ट्रेडमिल, जो जिस पे तुम कितना भी दौड़ लोगे तुम वहीं के वहीं रहोगे, ठीक है? दिल्ली से आगरा तक का भी सफर उतना भी डिस्टेंस कवर कर लोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे, राइट? इट इज लाइक अ ट्रेड। तो पॉइंट क्या होता है कि लेकिन यदि सिक्के में तुम $2 हेड्स गिरता है तो अर्न कर रहे हो, $1 लूज कर रहे हो, विल यू प्ले दैट गेम? Yes, maybe इफ yes. यू मेक $2 एंड यू आर लूजिंग $1, यू विल प्ले दैट गेम, Yes, yes. राइट? बिकॉज नाउ यू हैव एन एज। क्या Hmm. सिक्के के उछाल में यू कैन डिसाइड दैट विच वन इज गोइंग टू लैंड एज हेड्स एंड विच इज गोइंग टू कम एज टेल्स? नहीं, राइट? यू डोंट Yes. हैव दैट ऑप्शन। बट तुम चूंकि $2 अर्न कर रहे हो और $1 लूज कर रहे हो, यू कैन स्टिल प्ले दैट गेम बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज हायर, राइट? Hmm. नाउ माय क्वेश्चन इज कि इसमें टेक्निकल एनालिसिस का तो कोई पार्ट प्ले ही नहीं हुआ, है ना? कौन सा विनर Hmm. आएगा ये प्ले नहीं हुआ, राइट? Yes. बट यू आर स्टिल मेकिंग मनी। सो टू Yeah. मेक मनी वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन चार्ट्स टू मेक मनी, राइट? इस दुनिया का जितना बिजनेस है सब आरआर पे चलता है, राइट? तुम फिल्म बनाना देख लो, वीसी का बिजनेस देख लो, कोई भी अदर बिजनेस देख लो, इट इज जस्ट आरआर बेस्ड गेम, ठीक है? वीसी क्या होता है? समझो कि कोई आदमी है जो कि वो इज यू कैन से जो कि प्री सीड राउंड में पैसा लगा रहा है, राइट? अब समझो प्री Hmm. सीड में समझो कि वो 100 कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, $2 करोड़ पर कंपनी है, ठीक है? 200 करोड़ इन्वेस्ट किया, ठीक है? अब उसमें क्या होगा कि 90, तुम समझो कि 60 डूब गई 100 में से, ठीक है? 30 ब्रेक Hmm. इवन एवरेज रह गई, ठीक है? Yes. बाकी जो 10 बचा उसमें से 8 है, 8 समझो कि टू 2 गुना या 3 गुना पैसा हो गया, ठीक है? Hmm. समझो 5 गुना भी हो गया, ठीक है? Yes. दो कंपनी पेटीएम या नायका निकल गई, राइट? ही Hmm. हैज अ विन रेट ऑफ 2, राइट? 2:, मतलब 100 में से 2 ही अच्छी निकली, बट इट हाँ. पेड बैक फॉर ऑल द लॉसेस दैट ही मेड, राइट? Hmm. Yes, yes. नाउ गो टू द आरआर ऑफ समझो कि स्टेज 1 में लगा रहा है कोई पैसा, ठीक है? तो वो क्या करेगा? वो ज्यादा पैसा लगाएगा, कम स्टेक मिलेगा उसको, हिज विन रेट में बी हायर बट हिज आरआर विल बी लोअर। क्यों? क्योंकि वो एस्टैब्लिश होने के बाद बिजनेस में पैसा लगा रहा है। सो ही विल Hmm. गेट स्मॉलर शेयर, मतलब छोटा उसको क्वांटिटी मिलेगा फॉर ऑफ अ बिगर कंपनी, वेल एस्टैब्लिश, बेटर एस्टैब्लिश्ड कंपनी का, है ना? एंड ही नीड्स टू पुट अ लॉट मोर मनी टू दैट, बट ही विल हैव अ Hmm. हायर विन रेट, बट he will definitely have a lower RR in that case, Yes, yes. ठीक है? सो हर बिजनेस जो होता है ना, इट इज बेस्ड ऑन आरआर, राइट? इट इज नॉट बेस्ड ऑन चार्ट, राइट? Hmm. चार्ट का एज यही है कि तुमको ये बता सकता है कि विच इज गोइंग टू बिकम अ विनर, है ना? दैट इज द एज दैट चार्ट्स ऑफर। बट टेक्निकल का यदि तुम देखो, लिवरमोर जैसे लेजेंडरी ट्रेडर बोलते हैं कि मेरा सक्सेस रेट 45% है। एक सिक्का 50% टाइम्स तुम्हारे फेवर में गिरेगा, 50% टाइम ऑपोजिट गिरेगा। Hmm. Hmm. तो चार्ट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? -5%, Nothing. Yes. राइट? अब इसका मतलब ये नहीं कि चार्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? दैट इज डेफिनेटली नॉट द पॉइंट, राइट? बट द पॉइंट इज दैट ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस इज इंटायरली डिफरेंट थिंग्स, राइट? ना टेक्निकल की बुक्स में ट्रेडिंग के बारे में कुछ लिखा गया है ना? ट्रेडिंग को ट्रेडिंग जैसा बनाने के लिए वैनथार्प को पढ़ो, ही विल गिव यू अ किसको लॉट सर? ऑफ मैथमेटिक, वैनथार्प, डॉक्टर वन वैनथार्प, थर. है ना? Yeah. बट उनको मैं पढ़ने सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा, मतलब ही इज गुड, राइट? कोई शक नहीं है, लेकिन जब मैथमेटिशियन ट्रेडिंग में आता है ना, तो ट्रेडिंग से ज्यादा मैथमेटिक्स लगाता है उसमें, और दुनिया Hmm. से बाहर मैथमेटिक्स लगाता है तो माथा खा जाता है, ठीक है? इसलिए उनको भी पढ़ना उतना सेफ नहीं है, ठीक है, उस पॉइंट पे। तो मैंने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी? मैंने टेक्निकल सीखा, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मर्फी की किताब से,
ब्रिलियंट बुक थी, कोई शक नहीं है, लेकिन आज के डेट में लगता है कि क्या बकवास थी। लेकिन उनके जो फर्स्ट चैप्टर था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं याद रखता हूँ, जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे विच आर द फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, राइट। लेकिन Yes. पॉइंट क्या है, जो मैंने ट्रेडिंग सीखी ना वो मिनर्विनी से सीखी। दैट वाज द स्टेज दैट आई लर्नड व्हेन आई रेड हाउ टू, वो जो मार्केट, वो एक थी ना विजार्ड्स वाली बुक, कौन सा, ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजार्ड, राइट। उसमें Yes. मैंने पहली बार सीखा कि व्हाट इज ट्रेडिंग एक्चुअली, राइट। उससे मैंने ये सीखा कि मुझे एक प्लान बनाना है, राइट। तो ये जो पॉइंट था ना, दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, उनकी उस किताब से, राइट। अदरवाइज कितनी भी मैं बुक पढ़ता ना, तो मैं कभी वहां तक नहीं पहुंचता, कभी ट्रेडिंग को समझ नहीं पाता इन दैट केस, राइट। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस। So whenever we are doing to the next 3 months, right, Karunakar, it will be more towards how to decision make under uncertainty. Yes. Okay, and that is very different from technical analysis. Okay, the moment you can merge your decision making with risk reward and always operate under uncertainty, right? Over a certain amount of samples, that is where you start working money. Chart reading or technical analysis is only a one of the inputs to that. But it's a very different input into a trading. Trading is not technical analysis, and neither is investing fundamental analysis. They are only Uh, inputs to a decision making. They are not decision making. A best chartist or a best technical analyst won't ever make money unless he has skin in the game or risk under decision making, right? So, yes. wait, finally, you need dumbness, discipline, and daring. Your chart reading Yes. skills will only take you as far. Yeah. If a stock is in momentum, right, it is going to be very linear, either on a longer term or both the shorter term frame. Okay. Now, the moment you're taking an 8% stop loss, now first understand why did we start using only an 8%, not a 10 or a 6 or a 5. बिकॉज 8% जितना मुझे पता है कि वो ओनेल या फिर मार्क मिनर्विनी यूज करते Exactly. थे. We read it in a book. Okay. The second logic of it was कि 8% ऐसा point था ना where if you lose 92, coming back to 100 takes the same amount of percentage. So their rationale was if you lose one, then you just need to win back one again. Correct. That was the basic rationale. क्योंकि वो 91 जाएगा तो 99.09 you need to get back. 82 comes back to a reasonable amount of percentage. Third was when you actually go back to the trades, right, in 90s, you see the liquidity levels which are there, the data frequency that they get. It is nowhere close to what we are getting right now. Okay. So for someone to take a very tight 1 or 2% kind of a stop loss with an information lag is going to be very difficult. Okay. Yeah, I'll show you another. Go to Darvas. Okay. Of the 50s वाला जो उसका ट्रेड था. Okay. उसको तो 2 दिन के बाद कबूतर के साथ पता चलता था कि what his trades have done. He did not even have real time information at the end of the day. Okay. Many a times he was getting information at a T+2 level. Now, able think if you are getting that level of information, right? Can you ever act with a tight stop loss or the real time information? You can't. Correct. Yeah. What they actually worked with was the first criteria of ever picking a stock was momentum or the theme or the catalyst behind it. Correct. They were never trading tightness. If you had never read Mark's books or O'Neill's books, right, you would probably still have figured out tightness or momentum on your own. Okay, that is a very visible characteristic on your chart. What you started adapting was the execution systems without understanding the rationale behind it. Okay, so if O'Neill or say even when Mark trades today, right, go to his 2021 trades when he actually won the USIC. Okay, you will see a lot of his trades are very tight stop loss trades. Okay, he's taking like 4x leverage on an intraday level. He may not take it on a normal trade. He probably was just trying to win a USIC and he took in an extra risk or a leverage. Okay, but what they were trading long back, right, was suiting at that time. Okay, I did the same mistake. Chirag did the same mistakes. Everyone probably was trading 5 years back, had a standard 8% stop loss because the book said so. Okay, exactly like how Anurag said.
Now, when you start optimizing it, right? Now, exactly the insight that Anurag gave right now is exactly what we had. I started at 97. Okay. I understand that all my losers are anyway hitting 92. The only point I need to optimize is if I'm keeping at 97, how many stocks say come to 96 or 95, stop me out and then go up. Okay. So what I'm just trying to find out is my shakeout rate. What is my optimization rate? You will find out less than 5 or 10% of your winners will actually be shaken out. Because it's not that we were the geniuses there. The stock selection was just good and you were there at the right place at the right time. Okay. The same thing, suppose if you even apply to the choppiest of market. Bear market is not a problem because you won't have setups or at least the traditional VCP setups and you will be in cash. Okay. Choppy markets are where you will be tested a lot more on your execution. Correct. Because you will have setups, you will be entering breakouts, but you will find that they're immediately squatting or there is no follow through. Okay. Within that, something which is going to hit 98, right, is very likely going to hit 92 also. Correct. Because it was not about your stop loss. Your stop loss is still an imaginary figure that you are imposing upon the market. Correct. In fact, that stop loss hunt that everyone calls is ideally what? That is a pullback trade for someone else. He's not trying to hunt your stop loss. He's just trying to look out for the pullback or a risk reward trade near a support zone or some demand zone where it bounces back. Correct. So we call that as a wholesale entry or a retail entry. We'll come to it ahead. So when you are entering, right, what are we doing? Why did we do this MAE, MFE analysis was when Anurag did this analysis, right? Or when we did the analysis, your everything remains the same. Entry has remained the same. Stock selection has remained the same. How the market conditions remained the same. Correct. And अनुराग तुमने ये 25 के मार्केट पे ही किया था ना लास्ट ईयर के मार्केट पे जो जो मेरे डेक दिसंबर के ट्रेड्स थे उस पे किया था. Correct. So even though that market was not something which was extraordinary, it was not a bull market for sure. Yes. Okay. Yeah. Except for that 1 week, probably in the last of December, 18th, 19th के बाद, where there was some swing move. I think it was broadly a मतलब non-friendly market only. या एक्चुअली फर्स्ट वीक जो मैंने उसमें भी वो देखा कि जो मेरे फर्स्ट 2 वीक्स के जो दिसंबर के डेट्स थे उसमें कई कई सारे स्टॉप लॉस थे, लेकिन जो Yeah, नेक्स्ट जो लास्ट 2 वीक्स थे उसमें ना स्टॉप्स नहीं हो रहे थे. exactly. तो इनफैक्ट ये भी इंसाइट मिला कि देयर कंटिन्यूअस स्टॉप लॉस हिटिंग लाइक 2%, देन आई कैन जस्ट स्केल डाउन और स्टे आउट. एंड Correct. उसमें भी ये भी मैं देख रहा था कि हाँ जो स्टॉक्स जो ऊपर जा रहे हैं वो जनरली मेरे 2% स्टॉप तो बहुत रेयरली है, वो सिर्फ बैड मार्केट्स में ही जनरली हिट हो रहे हैं. Yeah, correct. Correct. True. So Abel now heard Anurag. Now what he said was is ideally what most of the traders anyway go through. And how do you only understand this? This is the first level of insight. Okay, this won't take you more than say a few hours to go through your journal and understand. Second level of insight is how do you even manage within this 2%? Are there points where we can identify the squat earlier? Are there points where if it is squatting us out or it is reversing, does it give us an extra pyramiding opportunity? So the real skill does not come by identifying 100% winners always. You can't. It always looks good in the hindsight. The skill is ideally, you know that you are going to get consistent 20 to 40% winners. How do you build scale to create a double digit impact from that one stock consistently? Okay. Correct. And that is where a tight stop loss or a very early entry becomes a non-negotiable. Yeah. Correct. Also, if you see when they were taking tight stop losses, no, we'll also get in a Zanger kind of a deep dive that we are doing on his trades. Okay. These guys were not trading like 0.3, 0.5% risk on their portfolio. They are going like 3 to 5% per trade risk. Okay. So if you're trading, say about, say even 10 lakh, their per trade risk is 50K. And the only reason they are doing so much is because their stop losses are deep. So they are not wanting to still compromise on their position size. The thing we are doing is we are getting to a size by optimizing our stop loss here. Okay. Correct. So the stop loss works, but the sizing does not. That's why we want a tighter stop loss. Yeah. और टाइट स्टॉप लॉस के साथ एक बेनिफिट क्या होता है बिलना कि व्हेन यू हैव अ टाइट स्टॉप लॉस देन योर टाइम इज आल्सो सेव.
right? Yeah. Basically, Yeah. trading को when you are looking at trading or any business ना, think from the perspective of resources and the outcomes that you, ठीक है? Yeah. एफिशिएंसी या ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ट्रेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? तो Yeah. आज मेरी बात हो रही थी एक ट्रेडर से जो कि यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, काफी अच्छे ट्रेडर थे, राइट? ये वांट टू ज्वाइन द नेक्स्ट कोर्स, तो उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा था। सो ही सेड कि मतलब क्या आप एमटीएफ पे ट्रेड करते? तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास अकाउंट में कैश रहता भी है तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली वो हमेशा एमटीएफ पे ही जाएगा। सो ये आस्क्ड कि आपके अकाउंट में कैश है तो आप एमटीएफ क्यों डालते हैं, राइट? तो मैंने कहा कि इट इज अ हैबिट टू पुट द रिसोर्सेज एट द बेस्ट यूज, राइट? कैश जो है वो एक रिसोर्स है दैट यू हैव इन योर हैंड, राइट? तो Yeah. यदि तुमको एमटीएफ मिल रहा है ना, तो कई स्टॉक ऐसे होंगे जिसमें एमटीएफ नहीं मिलेगा, कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें एमटीएफ 2x ही होगा, राइट? Yeah. टू मेक श्योर दैट योर कैश इज एट द बेस्ट यूज, राइट? यू नीड Yeah. कि तुम उसको रिसोर्स की तरह देखो एंड यू पुट दैट मनी, Yeah. राइट? इसलिए मैंने एक हैबिट बनाई हुई है कि इफ द स्टॉक इज इन एमआईएस और एमटीएफ, आई विल ऑलवेज पंच अ लेवरेज्ड ऑर्डर, आई नेवर पंच अ कैश ऑर्डर इन दैट केस, ठीक है? इससे Yeah. ऑटोमेटिक में मैं इस लेवरेज पे रहता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रेडर खराब रिटर्न क्यों बनाता है, राइट? अभी इस पूरे कोहर्ट का या जितने भी लोगों से मैं डिस्कशन करूंगा ना, 3 वजहों से ट्रेडर कैश ट्रेडिंग की तरफ आता है। ही नेवर स्टार्ट्स विद कैश ट्रेडिंग, राइट? ही ऑलवेज ईदर स्टार्ट्स विद एन ऑप्शन ट्रेडिंग और ही ऑलवेज स्टार्ट्स विद समथिंग लाइक एन इन्वेस्टिंग, राइट? इन्वेस्टिंग में जब ड्रॉडाउन खाता है, बेयर मार्केट एक आता है, तो वो ट्रेडर इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाता है, ठीक है? ऑप्शन में हर एक की कहानी है कि लॉस हुआ वो कैश ट्रेडर बन गया। और थर्ड जो थोड़ा ये कह सकते हैं कि थोड़ा उतना इम्पैक्टफुल फैक्टर नहीं है, वो है मिनर्विनी का 100% रिटर्न। दैट इज अनदर फैक्टर व्हाई पीपल कम इनटू ट्रेडिंग, Yeah. राइट? तो अब पॉइंट क्या होता है कि जब हम लोग लेवरेज सही से हैंडल करते हैं ना, और वो हर आदमी जो 100% या ऐसे रिटर्न के लिए आता है ना, वो एक मिस्टेक क्या करता है कि यदि तुम अपना रोज का ये देखो ना कि हाउ मच यू आर इन्वेस्टेड इन द मार्केट, in a bull market, right? Yeah. It will never cross on an average 40%, कभी क्रॉस नहीं करेगा। Yeah. अब मुझे ये बात बताओ, ठीक है? समझो कि तुम 40% एवरेज इन्वेस्टेड हो, राइट? तो तुम्हारा Yeah. 40% कैपिटल नीड्स टू मूव टू 250%, राइट? 2.5x टू मेक 100% रिटर्न, राइट? बिकॉज 60% ऑफ द Yeah. कैश इज सिटिंग आइडियल, राइट? Yeah. और Yeah. यदि तुम 200% इन्वेस्टेड, your 200% your invested capital needs just 50% return to produce 100%। दोनों में 100%. जमीन आसमान का अंतर है, राइट? Yeah. व्हेन यू सी द प्रो ट्रेडर्स ना, दे उनका कभी इन्वेस्टमेंट लेवल उतना कम होता ही नहीं है जितना हम लोग का होता है। वो कभी 40% इन्वेस्टेड नहीं रहते, वो हमेशा 160% इन्वेस्टेड रहते हैं। दैट इज Yeah. व्हाट मेक्स रिटर्न, राइट? सो Yes. द पॉइंट इज दो है, ठीक है? सुपर परफॉर्मेंस इज नॉट अ, ये एक ऐसा नहीं कि ये कोई जादू की छड़ी घुमा दिया तो सुपर परफॉर्मेंस निकलने लगा। इट इज आवर बिहेवियरल वीकनेसेस दैट डजंट लेट अस प्रोड्यूस सुपर परफॉर्मेंस, राइट? इसलिए Yeah. आप 200% इन्वेस्ट कर रहे हैं तो तुम कितने ट्रेड रखोगे अपने अकाउंट में? अब तुम 20 ट्रेड तो नहीं ले सकते हो। सो सिंपल थिंग इज दैट टेक लार्जर ट्रेड्स, राइट? और Yeah. जितना छोटा पोर्टफोलियो उतना बड़ा ट्रेड लो। If you need, go Okay. 100% in. There is no problem in that, right? The Okay. point is you need to you need to make a return as fast as possible, right? So Okay. Yeah. apart from staying invested, the second part was frequency. जब अनुराग ने ये रिसर्च की थी ना, जिसमें उनको ये आया कि नहीं 95% ऑफ विनर्स उनके पास स्टिल बचेंगे एंड ही विल ओनली लूज 5% और 7% ऑफ विनर्स जो 3% पे यदि स्टॉप लॉस काट रहे हैं, राइट? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंसाइट जो हम लोगों ने उस समय नहीं सोची थी, वो ये था कि हम लोगों का होल्डिंग पीरियड क्या होता था? हम लोगों का विनर का होल्डिंग पीरियड 15 दिन होता था, ठीक है? लूजर का होल्डिंग पीरियड 6 दिन होता था, एवरेज 9 दिन समझ लो, ठीक है? लूजर का होल्डिंग पीरियड कट के 1 दिन आ गया, Yeah. मतलब चीज वर्क नहीं की, कैश इमीडिएटली हाथ में तुम्हारे, यू कैन Yeah. पुट इट बैक, यू कैन डिप्लॉय इट बैक टू यूज, राइट? ये Yeah. सबसे Yeah. बड़ा चीज था जिसने बहुत बड़ा असर डाला। वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम इन लूजर्स होपिंग इट विल वर्क,
ओवर 6 days or 10 days, राइट. सेकेंड थिंग क्या होती थी, दूसरा अंतर क्या है इस एनालिसिस से? दूसरा अंतर ये आया कि द मोमेंट, देखो जब तुम स्टॉप लॉस छोटा करते हो तुम्हारे टारगेट्स छोटे होते हैं आर के बेसिस पे, Yeah. राइट. Yeah. तो टारगेट्स रीच करने का टाइम कम हो जाता है लिटरली. Yeah. तो तुम्हारे वही रिटर्न जो है वो 13 दिन 15 दिन वेट करने के बजाय 3 दिन में आ रहे हैं. अगेन Yeah. फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ठीक है. लोग बोलेंगे टाइट Yeah. स्टॉप लॉस लिया तो लॉस रेट बढ़ा, लेकिन लॉस रेट तो बढ़ेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट तुमको फायदा क्या क्या हो रहा है वो देखो, राइट. Yeah. इज इट पेइंग यू बैक फॉर दैट, राइट. तीसरी चीज क्या Yeah. हुई कि पहले क्या होता था, जैसे 8% स्टॉप लॉस लिया, ठीक है, 3R गया, 24% मूव आया, 24% मूव आया. 8% स्टॉप लॉस लिया, 24% मूव आया, राइट. अब 24% के बाद मार्केट 24% जाने में तुम्हारा 10 दिन तो लेगा, है ना. मार्केट यदि अच्छा है तो वो 10 दिन में ओवरहीट हो जाएगा, Yeah. राइट. तुमने 24% पे 1/3 बुक कर लिया, मान लो 1/3 एट 3R समझ लो बुक कर लिया तुमने, ठीक Okay. है. तो अब तुमने 1/3 बुक किया, तुमने कितना बुक किया, हम लोग उस समय 1% रिस्क ऑन पोर्टफोलियो ले रहे थे. वे बुक्ड Okay. रफली 1% रिटर्न हम लोगों ने बुक कर लिया, 1/3 एट 3R, Okay. राइट. समझ गए. Yeah. अब प्रॉब्लम क्या हुई कि उसके बाद जो 24% गया है ना, वो मार्केट ओवरहीट हो चुका है, वो शेकआउट देने वाला है. Yeah. स्टॉक नीचे आएगा, स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा. ऑन पेपर यू मेड 3R, द एक्चुअल रिटर्न दैट यू मेड वाज 1:1R. समझे? Yeah. बिकॉज Yeah. Yeah. तुम्हारा स्टॉप हिट हो गया और तुम ब्रेक इवन पे निकले, यू मेड 1:1R. दैट इज वाई Yeah. वो मीटर ऊपर नहीं घसकता है, Yeah. राइट. इसलिए आज के टाइम में मैं वाइड स्टॉप लॉस रखता ही नहीं हूँ, अपार्ट फ्रॉम Okay. सम आईपीओस जहां इलिक्विडिटी थोड़ी होती है ना, वहां पे तुम 2% लोगे ना तो बहुत थोड़े, क्योंकि आईपीओ में क्या होता है कि आफ्टर अ पॉइंट वहां पे कई बार तुमको थोड़े इलिक्विड स्टॉक्स मिलेंगे, इन दैट केस 1 मिनट पे. तो कई बार Yeah. थोड़ा वाइड रखने की जरूरत पड़ती है, नॉट टू वाइड, राइट. लेकिन फिर भी थोड़ा तुम रूम दे सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट ट्रेड विथ वाइड स्टॉप लॉसेज एट ऑल, बिकॉज फॉर मी द रिटर्न मैटर्स, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं, Okay. राइट. समझ रहे हो? इसलिए मतलब Yeah. इट Yeah. इज नॉट एन ऑप्शन टू गो बैक टू अ वाइडर स्टॉप, एंड इट इज ऑलवेज अ टाइटर स्टॉप. Okay. ठीक है. Okay. And so you enter on stocks on a 5 minute candle, a breakout of a 5 minute candle. I mean, I don't know, maybe we are coming to it, but just asking for curiosity. या देखो Uh, होता क्या है कि देयर आर मल्टीपल वेज, राइट, टू एंटर, okay. है ना. Yeah. कई बार क्या होता है कि यू देखो, जब तुम एंटर करते हो ना, यू नीड टू डॉज द पीपल जो कि बाय कर रहे हैं उसी समय पे, टू सम एक्सटेंट, Okay. राइट. अब यू विल Okay. आस्क दैट व्हाई, राइट. तो मिनर्विनी को जब मैंने अभी रिसेंटली पढ़ना शुरू किया, वापस मतलब पढ़ना क्या शुरू किया, उनका कोड ढूंढने गया था एक, या अपने स्लाइड्स के लिए, राइट. उन्होंने कहीं पे बोला था कि बीसीपी इज अ कैरेक्टरिस्टिक नॉट अ पैटर्न, तो मैं गया उसको ढूंढने, क्योंकि सारे लोग जो है वो 3 सेमी सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, बोलते हैं बीसीपी है, ठीक है. Mm. तो मैं ढूंढने गया, मैंने लिखा बीसीपी कैरेक्टरिस्टिक, 18 इंस्टेंसेस निकले, मैंने कैरेक्टरिस्टिक लिखा, जिसमें उन्होंने बार बार ये मेंशन किया, इट इज अ बीसीपी कैरेक्टरिस्टिक नॉट अ पैटर्न, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक. हम लोग जब Okay. पढ़ रहे थे ना, हम लोगों ने ये ध्यान नहीं दिया उस सटल पॉइंट, राइट. बट Okay. देयर वाज वन थिंग विच वाज स्ट्राइकिंगली इंपॉर्टेंट, और जो बीसीपी का पूरा जो थियरी है ना उसको पलट देता है. he said at a Okay. point that why VCP works, right. so he said कि वहां पे जो स्टॉक्स है ना वो रिटेल के रडार पे नहीं, क्योंकि वो ड्राई हो चुका है, राइट. he Okay. literally said कि टाइट एरिया जो है उसमें चूंकि ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही, तो वो रिटेलर के रडार पे नहीं, Okay. है ना. और यहाँ पे थोड़ा भी इंस्टीट्यूशनल डिमांड प्राइस को ऊपर पुश कर, राइट. अब इस Okay. सिचुएशन को देखो कि ये आज के डेट से कितना डिफरेंट है, ठीक है. आज की डेट में Okay. क्या होता है कि स्टॉक जब टाइट होता है ना, तभी रिटेलर के रडार पे आता है, Okay. राइट. तो वो जो पूरा कंसेप्ट था ना कि वो रिटेलर के रडार पे नहीं, वो पूरा टॉस पे चला गया वीसीपी में. Yeah. सो इन दैट केसेस वी नीड टू ट्रेड वीसीपी फेलियर्स, राइट. Okay. sometimes Okay. when the breakout fails, sometimes when the breakdown happens,
then trade the VC Oh, and it gives you an okay. edge, right? Edge देखो, edge strategies में नहीं होता है, edges system में नहीं होते, it is not measurable, right? उसके पचड़े में नहीं पड़ना है अपने को बस एज एक ही होता है, वो होता है आरआर का। लेकिन जब तुम एंटर करते हो ना, एंट्री इज अ क्रूशियल पॉइंट, स्पेशली विथ अ टाइटर स्टॉप लॉस, बिकॉज यू नीड Yeah. टू बी प्रिसाइज इन दैट केस, राइट? Yeah. वहां पे जो हम लोग जनरल एंट्री टेक्निक्स लेते हैं ना, उसके अलावा ये देखना पड़ता है कि व्हाट अल्टरनेटिव एंट्री टेक्निक्स वी कैन, हाउ क्रिएटिव वी कैन बिकम, Yeah. राइट? वो एक पॉइंट है जहां हम लोगों को क्रिएटिव होना है, रेस्ट एवरीथिंग वर्क्स, ठीक है? लेट्स टेक इन अ ट्रेड फॉर टुडे, ठीक है? ये सपोज साउथ बैंक का चार्ट दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, जितेश? Yes, sir. ठीक है, अभी देख। नाउ सपोज आई विल गो इनटू द इंट्राडे पार्ट ऑफ इट। नाउ चेक माय एंट्रीज, ठीक है? अभी से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सपोज यहाँ पे लिया होता, अगर मैं प्रीवियस डे काइंड ऑफ हाई एंट्री लेने जाता हूँ, मेरा यहाँ पे अगर ट्रिगर होता है स्टॉक, ठीक है? ओके मैं स्टॉप लॉस समझ लो कि से फॉर एग्जांपल इधर ही था, यहाँ पे, ठीक है? दिस इज हाइपोथेटिकल राइट नाउ। सपोज माय स्टॉप लॉस इज रफली से अबाउट 2.3%. Okay. Now what has Okay. happened is the moment it got triggered, it came down. Okay. I have not been risk free. It came down by roughly about 1.05% down. Okay. Correct. After that, it started going up. Okay. Correct. Now, suppose the rule of risk free, for example, is the moment it goes 1 hour plus, I take it to risk free. ठीक है? तो अभी ये केस में क्या कर रहा हूं ना जितेश, यहाँ पे देख, द मोमेंट इट एंटर्ड इट केम डाउन अबाउट 1% बिलो माई कॉस्ट, देन वेंट अप, ठीक है? एंड व्हाट माय स्टॉप लॉस वाज अबाउट 2% और सो, एंड यहाँ पे से अबाउट ऑन डे एंड आई हैव नाउ बिकम रिस्क फ्री. Okay. Okay, so what am I calculating in MAE? I'm calculating in MAE कि मेरे एंट्री लेने के बाद, ठीक है, प्राइस कितना कॉस्ट के नीचे आया है बिफोर इट मेड मी रिस्क फ्री. ओके, नाउ थियोरेटिकली व्हाट डज इट मीन? अभी व्हेन एबल आल्सो आस्क्ड, राइट, अगर मैंने ये 40.6 रखा ना, अगर ये मेरा स्टॉप लॉस सपोज यहाँ पे रखा होता, आई वुड हैव बीन एब्सोल्युटली फाइन. नाउ दिस इज ऑब्वियसली इन हाइंडसाइट. Mm-hmm. I would have been fine, but by keeping it say 1 rupee below what actually it could have been, I have done what? I have reduced my position size. Okay. और पहले जो मेरा 1 hour से 1% पे आ जाता या 1.5% पे आ जाता, it अब has now जल्दी आ come जाए at 2.5%. हाँ हाँ Correct. So both ways. Now my upside has also gotten curtailed. One. और अगर मैं इसको थोड़ा अभी partially sell भी करूंगा ना, मेरा ट्रेलिंग पोजीशन ही बहुत कम हो जाएगा. Okay. Correct. So when Abel asked, right, the moment you're taking an 8% stop loss, okay, तुम्हारा 1% risk भी लेते हो, you will end up with say what, 12.5% position size. Correct. Now तुम्हारा 2 hour पहुंच गया, 3 hour पहुंच गया, you sell half. Your trailing position left is only 6%. ठीक है? Now even if it moves big from that, even if it moves say 30-40% away from that, okay, your impact on portfolio is going to be in low single digit only. Correct. तो MAE कर क्या रहे हैं ना, the first thing we are trying to find out is how deep is the price coming below your cost after you have entered. Okay. In most of your stocks, it won't be too high because the stock was supposed to be in momentum on that time. ठीक है? जैसे let me take से ये वाला लेता हूँ, IIFL लेता हूँ, ठीक है? अभी ये वाले दिन पे तुमको चार्ट का एंट्री दिख रहा है 24 दिसंबर को. ओके. Yes. Now I go to say 24th of December in this. Okay, see this. This is where my entry was. यहाँ पे ऑरेंज लाइन दिखा है 578 पे. Okay. यहाँ पे जब एंट्री लिया ना, यहाँ पे, now see, even for 1 second it has not come down below my cost. No. यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एक भी बार 1 रुपए भी मेरे कॉस्ट के नीचे नहीं आया. Okay. So what? My MAE in this case is 0. 0. Correct. Now, this is what I was talking to Abel. Now, when will your MAE be very tight? It will happen on two situations. Okay. One, that the stock is very good in itself. यहाँ पे in this case, pick in any logical point. Okay. Pick here, pick your previous day high, pick a weekly high, whatever you pick. Okay.
what is going to happen? Your stop loss is immaterial as on this day. ठीक है, suppose ये weekly inside bar पे यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है. Pick in any हम्म part of the day. If the stock is trending over that day, हम्म okay, you are going to be in the green at the end of it. हम्म Correct. Now, in this case, the only limitation that you have put on your size is either risk on trade or stop loss. हम्म Okay, risk on trade, you really don't know which trade is going to work before you take in an entry. So, what you start optimizing, which is into your control, is your stop loss. स्टॉप लॉस एंड पोजीशन Correct. Second situation where MAE will be very loose is where your entry is very late. करेक्ट. अगर सपोज यहाँ पे था ना, मैं ये देख लेता हूँ, फिर ये सेकेंड दिन में ऊपर जाके खरीदने जाता हूँ बहुत लेट. Okay, so if your MAE is very loose, right, it will very definitely point to 2 or 3 factors. Either your stock selection is मतलब either you are entering very late, one, ठीक है, और तुम्हारा stock selection ही continuously खराब आ रहा है. Because in most of the good stocks, and this is universal, go to, I think most of the traders I have met, the best trades for them are which have never even come a rupee below the stop loss. So when we come to your EP trades and all, right? EP trades you will start realizing this कि क्योंकि वो स्टार्टिंग का तुम्हारा मोमेंटम इतना फास्ट होता है ना, योर फीडबैक इज वेरी इमीडिएट. So once we started trading EPs also, we were trading with an 6 to 8% stop loss. भाई पहले एक तो डर लग रहा है, इतना वॉलेटाइल है. ठीक है. Beyond the point, I came to a point कि भाई it's not even about a logical stop loss level. I may just take in a 1.5, 2%, 2.5% stop loss and enter because I don't want to miss the trade. ठीक है. If you also see a lot of executions will end up making you miss stocks rather than getting in it. You will try to optimize that 0.51% of an entry and end up losing a big 10% more. करेक्ट. तुम्हारा अगर 100 का एंट्री था, तुमने देखा भाई 101 पे चला गया, 102 पे चला गया, नाउ तो आई हैव लॉस्ट द ट्रेड एंड यू विल लूज योर आई साइट ओवर इट. Correct. Then one that thing. will be the next. So the next exercise we do along with this, with an MAE MFE, which I do even right now daily. So my biggest flaw is that sometimes if I have not scanned it properly, I'll miss a lot of winners. Okay, it would have been into my radar, but I have missed it. So one thing जैसे stock भी बोलता है, scan your top 4% winners daily. Okay, so whatever has moved 4% today, right? Make 2 or 3 lists out of it. The number of stocks that were there in 4%, which could have been there in your watch list but was not there in your watch list. Okay. The ones which were there in the 4% list, तुमने और कुछ लिया और वो चला नहीं. ठीक है. So did you get the stock character wrong or it was just not moving on that particular day? Okay. Then there will be stocks कि भाई जो 4% में था और तुम्हारा लिस्ट में ही नहीं था, मतलब तुमने स्कैनिंग में मिस कर दिया उसको. ठीक है. सर वन थिंग, सर जैसे एमए का एक्सरसाइज करूंगा अभी, तो जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक्स है मेरे पास, जो कि मैंने 10 ट्रेड लिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर. हाँ. ठीक है. अब एक्स स्टॉक है, वो 100 रुपीज का लिया मैंने. हाँ. स्टॉप लॉस मैंने 97 रखा, तो वो आया 98.5, फिर वो ऊपर जाके 1 आवर ट्रेड दे रहा है, मतलब 103 पहुंच गया, तो फिर मैंने ब्रेक इवन पे ये स्टॉप लॉस लगा लिया. ठीक है. तो ये जो 1.5% होगा, ये मेरा एमए हो जाएगा. Yeah, perfect. ओके Exactly what Anurag said, no? ओके. लेकिन जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वही एमई 3% हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे बाइंग से हाँ, so 3% अभी से stop जाएगा. loss जब hit होगा ना, now suppose your stop loss was at 97, ठीक है. ओके अभी now suppose it is close, suppose it comes down only to 96 and goes back, ठीक है. ओके. Reasonable level कि भाई तुम 4% stop loss रख सकते हो, हम्म ठीक है. Then keep it at 4%. Keep ओके. it to a level where you feel rational. अभी अगर 90 से जाके रिवर्स हुआ है, तुम 10% stop loss तो नहीं रखोगे. हम्म ठीक है. सो कीप इट टू अ रैशनल लेवल. अगर 4% ज्यादा, 5% ज्यादा, यू आर करेंटली एट अ 2-3% स्टॉप लॉस. ठीक है, चलो यू कैन 1-2% ऊपर नीचे ले लिया, इतना शायद कभी कभी फर्क नहीं पड़े. Okay, it may denote a late entry or a stock selection problem, but at times, if it is a very choppy or a volatile kind of a counter, you may face this. ओके. ठीक है. But don't go beyond the point where it defeats rationality. तो यहाँ पे context देख लो. एंड सर एमएफई. MFE then is on the upside.
ठीक है. On the upside, if I say, let me take a stock. ठीक है, अभी ये देख. या यू आर सीइंग द स्टॉक. सर दिस वाज अ गोल्डन ट्रेड ना सर इन दिस ईयर. हाँ, इट वाज. अभी अभी आई शो यू माई मिसमैनेजमेंट. ओके. यहाँ पे मैंने एक सेल किया था. आई बॉट दिस. ये लिया था ईपी यहाँ पे. ठीक है. एमए वॉज जीरो. इट वर्क वेरी वेल. थोड़ा पार्शियल यहाँ पे सेल किया था. आई वांटेड टू पिरामिड इट बैक हियर. आई मिस्ड इट. आई डोंट नो फॉर सम रीजन. मेरे को पिरामिड वापस यहाँ पे मिला. ठीक है. अभी जब मैंने सपोज यहाँ पे पार्शियल सेल किया या यहाँ पे पार्शियल सेल किया, अभी हो क्या रहा है. यहां से यहां तक इट हैज मूव्ड व्हाट 50% ऑड. यस सर. ओके. अभी नाउ माय स्टॉप लॉस हियर वाज व्हाट हार्डली 1% ऑन दैट डे. ओके. ओके. सो नाउ दिस आइडियली हैज टू बी व्हाट अ 50 आवर ट्रेड फॉर मी. हाँ ट्रू. करेक्ट. बट एंड में क्या हुआ, सपोज समझ कि यहां पे मैंने 25% बेच दिया. ठीक है. सपोज यहां पे 25% बेच दिया. एट द एंड ऑफ इट, से इफ आई वुड हैव the whole position from my entry to the swing high. Suppose यहाँ पे कल क्या हुआ ना जितेश, यहाँ पे कल इमीडिएटली गैप डाउन हो गया, पूरा टूट के खत्म ही हो गया. ओके. व्हाट वुड बी माय मैक्सिमम selling point that I could have done the stock from 248 to 374 would be my maximum run point. Suppose that is 50 hour. Okay. At the end of the trade, suppose I end up only getting say 30 hour out of it. Okay. Okay, that means what? Either by partial selling, okay, or by not pyramiding, or pyramid छोड़ो, by partial selling, or by not taking the full potential, I have lost out on 20 hour. हाँ true. Correct. Now इसमें हो क्या रहा है? Either I'm not selling the full size for a long time, or I'm partial selling a lot more that I should. तो ये कंसिस्टेंटली जब तुमको दिखता जाएगा ना, तुम्हारे एक्चुअल टोटल पोटेंशियल ऑफ द मूव में डिफरेंस और तुम्हारे एक्चुअल रियलाइज्ड आर में, that will start indicating to you that you are identifying good stocks, but you are not holding on to it. Okay. So what are we doing on the MAE side? On the MAE, we are trying to now compress the denominator as much as possible. Okay. Correct. On the MFE, we are now trying to expand the numerator as much as possible. Okay. Now you put in a context to this. Okay. Let's take this for example. आई थिंक अनुराग के साथ भी ये स्टॉक्स मैंने डिस्कस किया था एक्सक्लूसिव पे. सी दिस. अभी यहां से आया. ठीक है. इट वेंट अप से नियरली 19% अप फ्रॉम माय कॉस्ट. ओके. अनदर 19 आवर काइंड ऑफ अ ट्रेड. अभी यहां पे क्या हुआ, बाय द टाइम आई सोल्ड इट केम डाउन अ लॉट. ठीक है. एंड आई सोल्ड इट रफली ओनली अबाउट 10 आवर हियर. ओके. नाउ अभी थियोरेटिकली क्या हुआ जितेश, मैं जो 19 आवर पे बेच सकता था, ये मैंने बेचा 10 आवर के आसपास. तो इनडायरेक्टली आई हैव लॉस्ट आउट ऑन 9 आवर. हाँ. नाउ आई विल पुट दिस अगेंस्ट माय रूल. इवन दो आई हैव लॉस्ट आउट माय 9 आवर, शुड आई हैव एक्चुअली सोल्ड इट द मोमेंट आई सॉ वीकनेस? अगर यही बात पे अगर मेरे को बेचना था, ये अनएक्सपेक्टेड था. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस डे टू हैपन. ओके. द मोमेंट आई सॉ टिल हियर, राइट, यहां तक मेरा कॉन्टेक्स्ट till when I saw this chart here was very bullish. I saw absolutely nothing wrong with the chart here. Correct. Okay. In fact, यहाँ पे this was one of my strongest positions as on that day. I was not expecting it to happen. In fact, in the first reaction, this was a much stronger chart than Nalco also. Correct. ये जब आगे गया, now this was unexpected. True. You would not expect this kind of a red candle after the previous action. Now, if No. it happens, what is your first bias again? My first bias again was that by even if this is an off day, the buyer should come back, probably यहाँ पे stagnate होगा और ऊपर जाएगा. हाँ. ठीक है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग फॉल डे टुडे ना. यहाँ पे न्यूज आ गया था, वो सब अलग था. आई वाज नॉट ट्रैकिंग इट. नाउ व्हेन आई लूज इट हियर, व्हेन आई लूज द 9 आवर एज अ डेस्परेट सेल, ओके, नाउ इट विल शो वेरी बैड ऑन माय जर्नल एनालिसिस. ओके. बट वाज इट रॉन्ग डिसीजन मेकिंग? No. Okay, now compare the two. Nalco actually gave me better profits. Okay, but I was not very good on decision making there. This gave me lower profits, but I think I was very good on decision making. I pyramided when I wanted to. I sold when I wanted to.
Correct. Now, Karunakar, again see how I'm differentiating on not on the chart analysis, but actually on my trading decisions. Yes, yes. Yes, sir. Correct, Jiतेश? तो अभी यहाँ पे जब तुम एमएफई कैलकुलेट करोगे ना, तुम कैलकुलेट 19% करोगे, तुमको दिखेगा कि भाई तुमने 9 आवर लूज किया है. बट दैट बोथ ऑफ द फिगर्स बियॉन्ड द पॉइंट आर गोइंग टू बी डायरेक्शनल. दे विल नेवर बी एक्यूरेट. जस्ट बिकॉज यू टेक इन एमएई ऑफ 50 का एवरेज डज नॉट मीन कि भाई तुम वो एमएई का स्टॉप लॉस लगाने लगो. गो डायरेक्शनली इन दैट नंबर and see what is the context or the interpretation it is giving you. Same on the MFE. See what is the insight it is giving you. यहाँ पे if I'm continuously seeing कि भाई say 20 आवर पे मेरा continuously pull back या reverse हो रहा है, okay, then I'll go deeper कि क्या level तक reverse हो रहा है. Is it I'm holding it till an exhaustion kind of a move, or is it a deeper pullback when I'm trailing too fast? Okay. Okay, and that is Sir, exactly where trading becomes more of a art and craft rather than a science. It is very I easy was for someone to keep a rule कि भाई 21 का ब्रेक हुआ तो खत्म कर दो करके, ठीक है. एंड यू वुड ऑफन एंड अप मेकिंग ब्लंडर्स इफ यू कीप वेरी स्टैटिक रूल्स. यू नीड स्टैटिक रूल्स, बट होगा क्या ना, अभी से आई विल शो यू वन ब्लंडर ऑफ माइन 2 years बैक. ओके, see this. I had a rule. I had big size in this trade. ठीक है, यहाँ पे दो एंट्री दिख रहा है जितेश, द येलो. yes sir. ठीक है, यहाँ पे था. माई रूल वॉज सिंपल कि 21 के नीचे जो भी क्लोज होगा आई एम आउट. ठीक है, 21 के नीचे क्लोज होगा, नेक्स्ट बार उसका लो ब्रेक हुआ आई एम आउट. ठीक है, यहाँ पे आई गॉट आउट समवेयर. आई थिंक ये थोड़ा स्प्लिट या डिविडेंड एडजस्टेड है, बट दिस इज वेयर आई वुड हैव गॉटन आउट. ठीक है. Now, if I keep in an interpretation, right, this is not breaking down in any way. This is just consolidating. Okay. This is also very close to the 50. Okay. Should I have really sold the moment I've trailed it on a magnitude trade? ठीक है, इतना अगर मैं लेके जा रहा हूं, क्या ही फर्क पड़ रहा है मेरे को. करेक्ट, ये यहां से यहां तक गिर गया. Okay, so whenever even so we can start out with very fixed rules, but that is where the first principle analysis of the rule comes into picture. Of which rule do you bend or apply in which context? Okay. ठीक है, अभी और एक दिखाता हूँ. So let's take this. Okay, अभी सपोज ये वाला देखता हूँ. ठीक है, अभी now would you follow a 10 moving average or a 21 moving average here? हाइंडसाइट में 10. हाइंडसाइट में 10 ना. तो अच्छा, मैं उल्टा पूछूं. अगर ये थोड़ा पीछे जाता हूं, ये तो एक्चुअली 50 फॉलो कर रहा है ना. तो अभी क्या यूज करोगे यहाँ पे, तो यहां से जाओगे तो विच वन वुड यू टेक? तो 50 यूज करता और 50 में फिर आरआर बहुत खराब हो जाता मतलब वो नाउ द ओनली थिंग दैट डिपेंड्स इज व्हाट इज योर रिस्क एपेटाइट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड. ऑल द थ्री में भी पार्शियली करेक्ट और रॉन्ग, राइट. ठीक है, तो फाइनली हुआ क्या, मेरे को यहाँ पे जब था 4380 और वॉट एवर दिस इज, यू वुडंट नो कि 3000 तक आने वाला है, यहाँ पे 3500 तक. Beyond the point, what? At every point, you are only deciding what is the risk you are willing to apply on this trade, on your unrealized profit. कि कितना unrealized profit risk करोगे for a higher realized profit. That's it. ठीक है. Now, even if I keep a 21, right? For me, this breach of 21 was a very different breach here. So I wanted to trade it longer. This apparently went okay. Okay. But ये वाला breach of 21 was a different breach of 21 here. I could see this struggling here. So for me, the rule changed कि I wanted to trail with 50. But यहाँ पे मेरा price action change हो रहा है, so I will not want to risk so much. So I would change my rule to 21. करेक्ट. अभी यहाँ पे अगर एमए निकालोगे, ठीक है, यहां से अगर यहां तक एमए लिया ना, सपोज 107% ऊपर गया जितेश. ठीक है, बट मैंने कितना कैप्चर किया? 75% कैप्चर किया. ओके, नाउ वुड यू ब्लेम मी फॉर रिस्किंग द अदर 32%? नो. That's it. So when you're building the feedback loop, right, the feedback loop is not only a number, it is the logic or the context behind that number. And that is where a lot of clarity in decision making comes.
end where you start reducing your regret game. तो regret game जब कम होने लगता है ना, फिर वो एक innate confidence आ जाता है where you start building in size and risking in more. जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जितेश कि यहाँ पे दो दो चीजें जो मैं ऐड करना चाहूंगा रिगार्डिंग एमए एमएफई के, राइट। एक क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज डन ऑन विनर्स मेनली, क्योंकि लूजर इज एनीवे अ लूजर, राइट। तो एक दूसरी चीज जो हम लोग कर सकते हैं बाद में, वो सेपरेटली ये कर सकते हैं कि हम लोग एक रिवर्स लूजर का एमएफई अलग कर सकते हैं, एमए एमएफई, ठीक है। वो एक सेपरेट एक्सरसाइज है, वो रिवर्स एमए हो जाएगा उसके से। बट जनरली जो हम लोग करते हैं इट इज ऑलवेज फॉर द विनर्स, ठीक है, क्योंकि विनर ही नीचे जाके तुम्हारे फेवर में मूव किया है, राइट। गेटिंग द पॉइंट। हेलो जितेश, तुम म्यूटेड हो। सर। हाँ, मेरी बात समझ में? यस सर। है ना। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा था कि व्हेन, जैसे अनुराग ने ये बताया ना कि यू गेट अ एवरेज, राइट। एवरेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि तुम्हारा 2% के नीचे कितने स्टॉक्स का तुम्हारा मैक्सिमम एडवर्स एक्सकर्शन रहा, ठीक है, या तुम्हारा 3% के नीचे कितने स्टॉक्स का मैक्सिमम एडवर्स एक्सकर्शन रहा। 2 से 3 के नीचे कितने गए एंड इट इज स्टिल वर्कड इन योर फेवर, राइट। 1 से 2 के नीचे कितने गए एंड इट इज स्टिल वर्कड इन योर फेवर, राइट। दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। गॉट इट, यस सर। राइट। वो डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दो, क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत फायदा होगा इन दैट केस, ओके। है ना। ठीक है, यही दो पॉइंट ऐड करना था। So just a follow-up, sir. I had about that. हाँ, Does average MFE is very useful, sir? Average MFE. So for every stock we have different MFEs. So यस। calculating the average, it is not very useful, I think, sir. नहीं, एवरेज देखो, एवरेज इज, मेरे पर्सपेक्टिव में एवरेज जो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का, वो कंसेप्ट ही गलत है, ठीक है। अब तुम पूछोगे कैसे, ठीक है। तो मैं समझ लो कि मैं वो हूँ, क्या नाम था उसका, करुण नायर, ठीक है। मैं एक मैच में 300 रन बनाता हूँ, अगले 5 मैच में फेल हो रहा हूँ, मेरा एवरेज स्टिल जो आ रहा है वो 50 का आ रहा है, ठीक है। सो एवरेज इज ए स्टूपिड कंसेप्ट, मतलब कंसेप्चुअली जहां भी एवरेज होता है इट इज ए सुपरफिशियल नंबर, इट डजंट होल्ड एनी सब्सटेंस, राइट। यदि तुम ये देखो कि मैं एक बहुत वीक बैट्समैन हूँ, जितनी खराब टीम्स होती है उसके अंदर बड़े बड़े स्कोर बनाता हूँ, फ्लैट पिचेस पे अच्छे रन बनाता हूँ, ठीक है। बाबर आजम की तरह, जिम बाबर लोग मुझे कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कायदे की जहाँ टीम आती है वहां मैं रन नहीं बनाता हूँ, मेरा एवरेज ऊपर रहेगा, राइट। तो एवरेज इज अ स्टूपिड कंसेप्ट, राइट। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन दैट मैटर्स द मोस्ट इन दैट पार्ट, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितने स्टॉक थे जिनका जो तुम्हारे बाय करते ही सीधे ऊपर चले गए, ठीक है, राइट। कितने स्टॉक थे जो बाय करने के बाद बाय से 1% के नीचे आए मैक्सिमम, उसके अंदर कितने रहे, If ठीक है। distribution is very bad, then stock selection on entry has some problems. तुम्हारा विनर आ रहा है ना, देन इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी बैड, मतलब ये मैं समझा नहीं, हाउ योर अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सो बैड। जैसे आपने बोला कि एवरेज, अगर मतलब एवरेज पे कंसंट्रेट नहीं करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड्स को मतलब देखो, तो अब मेरा पूछना था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर बहुत खराब है, मतलब कि इफ वन ट्रेड इज गोइंग मतलब 30 आर 40 आर, ठीक है, एंड वन ट्रेड इज मतलब और बाकी सारे ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, या और कुछ ट्रेड हैं जो कि स्टॉप लॉस नहीं उठ रहा है लेकिन ब्रेक इवन पे क्लोज हो रहे हैं, तो मतलब या तो एंट्री में कुछ प्रॉब्लम है या तो कुछ ये स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम है। देखो, सबसे पहले यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू थिंग्स, एमएफई और एमई दोनों को एक साथ तुम करने की कोशिश करो, राइट। मैं एमएफई का पहले मैं एमई लेता हूँ, फिर एमएफई पे जाऊंगा, राइट। एमई कभी भी तुम्हारा किसी आर पे पहुंच नहीं सकता है, द वर्स्ट केस सिनेरियो इज योर स्टॉप लॉस, ठीक है। और स्टॉप लग जाए तो यू आर एनी वे आउट। मैंने तुमको अभी तुरंत बोला कि यू टेक द विनर्स, यू डोंट टेक द लूजर्स, हाँ। राइट। तो जब विनर लिया तो मतलब ये कि एमई जो था तुम्हारा, वो तुम्हारे एवरेज, तुम्हारे स्टॉप लॉस के ऊपर ही रहा होगा, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। ट्रू। वो तुम्हारे, हाँ हाँ, यस, ट्रू बोला मैंने, सॉरी सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो वो तुम्हारे इसके एवरेज के ऊपर ही रहा होगा,
तो अब पॉइंट क्या है, तुम्हारे स्टॉप लॉस के ऊपर ही रहो। अब पॉइंट क्या होता है कि अब हम लोग यहाँ पे जैसे समझ लो ना, मैं तुम्हें एक ग्राफ से दिखाता हूँ बेटा। ठीक है, समझो कि ये मैंने एक लिया एंट्री, राइट, और ये मेरे फेवर में गया, राइट। अब समझो कि मैंने यहाँ पे ये मेरी एंट्री रही, ठीक है ना। समझ लो कि दिस इज माय स्टॉप लॉस, राइट, समझ गया, राइट। दिस इज 1% डाउन बिलो माय एंट्री, दिस इज 2% डाउन बिलो माय एंट्री, राइट। तो ये स्टॉक जो है यदि ये नीचे चला के जाता और इसको हिट कर जाता तो एनीवे आई डोंट हैव, मतलब कि मेरे को इसको काउंट ही नहीं करना, बिकॉज आई एम टेकिंग ओनली विनर्स, राइट। इससे कोई मतलब नहीं अपने को लूजर से, राइट। सो इस केस में तुम्हारा एमई क्या आएगा, है ना। यदि समझो ये 1% है, ये 2% है, ये 3% है, राइट। तो मेरा एमई जो आएगा वो आएगा कि इस स्टॉक में मेरा जो एमई है इट इज 1.5% समथिंग लाइक दैट, ओके राइट। तो अब देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन खराब कैसे होगा, राइट। खराब का कोई पॉइंट नहीं होता, राइट। द पर्पस इज कि यदि तुम्हारा 90% ट्रेड जो है, यदि तुमको ऐसा मिलता है, मान लो हम लोगों के स्टॉप लॉसेस ऑल ओवर द प्लेसेस है, मान लो 2020 में एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, समझ लो, ठीक है। समझो 8% ले रहे हैं, 6% ले रहे हैं, 5% ले रहे हैं, 7% ले रहे हैं, बेस्ड ऑन द टाइटनेस एंड स्विंग लो वी आर टेकिंग स्टॉप लॉसेस, ठीक है। मैक्सिमम सिर्फ ये लिमिट है कि 8 के नीचे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 8 से ज्यादा डीप नहीं रखना है। तो इवन इन दैट केस वी कैन गेन एन इनसाइट दैट यदि हम लोग 3% पे अपने सारे स्टॉक्स को कट कर देते, सारे विनर्स को, तो वी आर ओनली गोइंग टू लूज 1 और 2 विनर्स, जो 4% 5% नीचे जाके अपने फेवर में करता है, राइट, ओके है ना। या तो यदि उसके बाद तुमको ये मिल रहा है कि नहीं 5% 6% तक स्टॉक्स जा रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, 8% स्टॉप लॉस के अंदर देयर इज अ वियर डिस्ट्रीब्यूशन, then your entry has a problem. Your stock selection doesn't have a problem. Your entry has a problem. ओके ठीक है, तो एंट्री सुधारने से वो सुधर जाएगा उस पर। यू गॉट माय पॉइंट, यस है ना। तो सबसे पहला पर्पस क्या है, सबसे पहला पर्पस है विनर्स निकालो, ठीक है। विनर्स निकालने के बाद अपने स्टॉप लॉसेस मार करो, देखो कि वो कितने नीचे गए स्टॉक्स, है ना। मैक्सिमम डाउन कितने गए बिफोर वर्किंग इन योर फेवर। अब मैं तुम्हें आ जाता हूँ दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट तुमने ये पूछा कि मतलब एमएफई एनालिसिस कैसे करते हैं, तो मैं तुम्हें एमएफई एनालिसिस का दिखाता हूं। ये देखो ये एमएफई कैलकुलेशन देख रहे हो यहाँ पे, यस सर है ना। ये एक एक्सरसाइज है जो मैंने अपने लिए की थी 2021 में। तो यहाँ मैंने क्या किया, अगेन यहाँ भी हम लोग सिर्फ विनर्स लेते हैं, है ना। लूजर नहीं लेना है अपने को, क्योंकि लूजर का पर्पस नहीं बनता, राइट। विनर्स लिए तो मैंने 84 ट्रेड लिए थे 3 महीने के अंदर, ठीक है। जनवरी फरवरी और ये अप्रैल के एंड से लेकर के मई जून एंड आई गेस जुलाई तक, ठीक है। ये मैंने ट्रेड्स लिए थे, ठीक है, 84। उसमें से 31 विनर्स थे और ये 31 विनर्स रहे तुम्हारे। 53 ब्रेक इवन या फेलियर थे, सक्सेस रेट 37% था इन दैट केस, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ सेटअप्स मार के, उस समय के हिसाब से थोड़े स्टूपिड सेटअप्स हैं, उन सब से ज्यादा मतलब नहीं। स्टॉक का नाम यहाँ पे, डेट यहाँ पे, प्राइस एंट्री का यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंस जो है स्टॉप लॉस एंट्री का ये यहाँ पे और परसेंटेज टर्म्स में डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है। अब तुम यहाँ से यहाँ तक देखो, मेरी एंट्रीज जो है ना उसका एवरेज क्या आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये देख रहे हो मिनिमम 2.05 है और एवरेज 2.81 है, ठीक है। अब नीचे के ट्रेड्स देखो यहाँ से, अब देखो एवरेज, एवरेज तुम्हारा आ गया 1.86, 2.8 था ना, 1.8 पे आ गया, और मिनिमम 1.37 आ गया, ठीक है। दैट इज सिग्निफिकेंट ड्रॉप नेक्स्ट ट्रेड्स में, है ना। अब देखो, अब यहाँ मैंने क्या किया, ये सारे विनिंग ट्रेड्स लिए इसलिए सक्सेस है यहाँ पे, राइट। और अब मैंने, जब हम लोग एमएफई कर रहे हैं ना, तो हम लोग एक एग्जिट क्राइटेरिया पकड़े, ठीक है। एग्जिट के सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है। जैसे 10 तक जाता तो हम लोग एग्जिट करते, 20 तक जाता तो एग्जिट करते, 50 तक जाता मतलब 50 को ब्रीच करे तो एग्जिट करते, राइट। समझ लो 3 सिनेरियो लिए मैंने, 2 लिए 10 MA और 20 MA तक, ठीक है। 10 MA ब्रीच करने से पहले इसका हाईएस्ट हाई वैल्यू क्या था, ठीक है ना, समझे।
मेरे पॉइंट को? हम्म 10 yes, MA जाने तक, 10 MA के ब्रीच से पहले मेरा हाईएस्ट हाई वैल्यू क्या था? समझो कि जैसे मान लो कि मैं इस ट्रेड में, राइट, समवेयर अराउंड हियर, ठीक है, स्टॉक मान लो ऊपर जा रहा है और ये यहाँ पे आके 10 को तोड़ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? मान लो मेरी एंट्री यहाँ पे है, तो मैं ये मेजर कर रहा हूँ कि मेरा हाईएस्ट हाई वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना आया बिफोर रीचिंग 10 MA। क्लियर हम्म है ना? ये मैंने सारे स्टॉक्स के लिए मेजर करके लिख लिया इस पॉइंट पे, ठीक है, हाईएस्ट हाई वैल्यू मेरा क्या है। उसके बाद मैंने डिफरेंस को परसेंटेजेस में मेजर कर लिया दोनों के लिए, 10 और 20 के लिए, ठीक है। ओके उसके बाद मैंने यहाँ ये किया कि यहाँ पे R till MA लिखा, जो मेरा एग्जिस्टिंग स्टॉप लॉस है उस हिसाब से R मल्टीपल कितना होता है 10 और 20 पे, ठीक है, ये सारा लिख दिया यहाँ पे। और उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया कि मेरा स्टॉप लॉस यदि 1.5% रहता, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मेरा R मल्टीपल क्या होता उस केस, ठीक है। यहाँ एक पार्ट ऑफ एक्सरसाइज जो छूट गई, जो मुझे करनी चाहिए थी, वो ये था कि मेरा सक्सेस रेट, यदि मैं इन सारे ट्रेड्स को, ये 31 ट्रेड्स को यदि मैं 1.5 R पे काटता हूँ तो मेरे कितने सारे विनर ड्रॉप होते हैं, ओके समझ गए? तो उससे मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होती कि यदि मैं 1.5 R पे काट रहा हूँ तो मेरे विनर्स कितने ड्रॉप हो रहे हैं और साथ में मेरा R मल्टीपल कितना बढ़ रहा है। यू गॉट द आंसर? ठीक है। अब देखो सर, ये एक, हाँ हाँ हाँ, ये जो यस, टॉप इफ का जो ऑप्शन था आपका ब्लू कलर येलो कॉलम में, हम्म हाँ, तो ये जो है ये मार्केट टू मार्केट डिफर करेगा, मतलब एनालिसिस में, कि सेम रहता है? जैसे मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, जैसे आपने किया, अनुराग सर ने किया, तो जैसे आपने जो बियर मार्केट और बुल मार्केट में जो ट्रेड्स लिए होंगे, तो जो एनालिसिस के जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफर करते होंगे इन द, मतलब बुल मार्केट और बियर मार्केट के। देखो और बुल उसके, मार्केट में, हाँ हाँ हाँ, यस 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 तो यस, वो प्लीज कैसे, कंटिन्यू। मतलब वो ये करते हैं, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि बुल मार्केट के एक्स रिजल्ट आए और बियर मार्केट के वाई रिजल्ट आए, तो देखो आप ये, जनरली क्या होता है, बुल और बेयर मार्केट में एक अंतर क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। बेयर मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर द मार्केट इज बैड, राइट, है ना? अब मार्केट बैड होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको स्टॉक्स नहीं मिलते जो तुम्हारे फेवर में नहीं जा रहे, राइट? समझ रहे हो मेरी पॉइंट? आई स्टिल गॉट मिड वेस्ट, I was having a bad time, but I still got Midwest and it made money for me. ठीक है? Before that I was having a bad time, I still got Q Power and it made money for me. राइट? तो होता क्या है कि स्टॉक वाइज जो चलने वाले स्टॉक होते हैं ना, उनके नेचर में कोई बड़ा चेंज नहीं आता है बेयर मार्केट से। इनको नहीं चलना होता ना, वो नहीं चलते, राइट? तुम कोई भी स्टैट डेटा लगा लो, कितना भी वाइड कर लो स्टॉक, कुछ भी कर लो, वो नहीं ही चलेंगे, राइट? और जिसको चलना होता है ना, वो चलता ही है। जस्ट द पॉइंट इज कि तुम ये कर रहे हो कि तुम ये, वहां पे इस चीज का अंतर आ जाता है कि यू आर मैनेजिंग द, मतलब वो जो एक पॉइंट था ना डैन जयंकर का, कि जो विनिंग हॉर्सेस होते हैं वो पलट के नहीं आते गेट पे, राइट? दैट इज समथिंग विच इज वेरी प्रैक्टिकल इनसाइड, इट हैपेंस थ्रू आउट, राइट? मैंने बहुत कम स्टॉक्स देखे जो विनर हो और वो पलट के एंट्री है, इट नेवर केम। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस एक्सरसाइज के बाद एक यहाँ पे बना लिया, ठीक है। यदि मैं 10% रिटर्न लेता हूँ तो 20 स्टॉक्स में 10% रिटर्न मिला 10 डेमा ब्रीच करने से पहले, तो 65% 20 ट्रेड्स के अंदर मुझे 10% रिटर्न मिला, तो 65% स्टॉक्स में मुझे, यानी कि मुझे 10% मूव मिला अपने फेवर, ठीक है। 10 से 12 के बीच में मेरा 13% रिटर्न ड्रॉप हुआ, ठीक है। 13% स्टॉक्स में ड्रॉप हुआ, मतलब 4 स्टॉक्स ऐसे थे जो 10 से 12% नहीं गए, ठीक है। 12 से 15% अनदर, तुम समझो कि अनदर 4 स्टॉक नहीं गए, ठीक है। इस तरह से यदि हम लोग अपसाइड कितना था इसको परसेंटेजेस में हम लोगों ने मेजर किया, देन हम लोगों ने आर मल्टीपल पे, ठीक है, कितने स्टॉक आर मल्टीपल वाइज 4 आर गए, 5 आर गए, 6 आर गए, है ना? और 10 और 20 के ब्रीच से पहले कितने स्टॉक 4 आर, 5 आर, 6 आर, 10 आर गए, ठीक है, विदाउट स्टॉप हिट किए। और लास्ट एनालिसिस किया कि यदि 1.5 आर लेते तो कितने स्टॉक्स होते जो जो तुम्हारे 4 आर, 5 आर, 6 आर, 10 आर जाते हैं उस केस में, समझ रहे हो? अब इसमें अपने को देखना है कि कौन से ऐसे परसेंटेजेस जहां तुम्हारा बड़ा ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट समझो कि स्टॉक में बहुत सारे वजहों की वजह से तुम, मतलब एमएफई इज अ वेरी वीकर डेटा कंपैरेटिव टू एमए। एमए इज अ वेरी पावरफुल डेटा,
ठीक है। एमएफई थोड़ा सा कोरिलेशन जो है वो हाइपोथेटिकल है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। होता क्या है, स्टॉक कितना ऊपर जाएगा ना, इट डिपेंड्स ऑन कि उसमें वैल्यू अनलॉक कितना हुआ है, राइट। वो किस स्पीड से वैल्यू अनलॉक कर रहा है, मार्केट का एनवायरनमेंट कैसा है, इस वजह से स्टॉक के बीच में डिफरेंस होता है। बट स्टिल इफ यू वांट टू क्रिएट अ सिस्टम वेयर यू वांट टू सेल इनटू स्ट्रेंथ ना, यू नीड दिस काइंड ऑफ एनालिसिस, बट दीज आर जस्ट गाइडलाइंस, दीज आर नॉट गोइंग टू बिकम अ कंक्रीट, ठीक है। क्योंकि यदि इस स्टॉक में से मैं उठा के देखूं ना, तो इसमें से जो दो चले बड़े, ठीक है, समझ लो कि हैप्पीएस्ट माइंड चला, ठीक है, ये बहुत बड़ा विनर रहा फ्यूचर में, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए क्या होता है कि यदि मैं होल्ड भी करता ना, आई वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस, ठीक है। यदि मैं 10 या 20 से कर रहा हूँ, ये देखो 57% ऊपर है, कोई कोई 61% ऊपर चला गया विदाउट रीचिंग द स्टॉप लॉस, ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है कि व्हेन यू आर लुकिंग एट दीज ना, तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि तुम सारे स्टॉक का मतलब तुम्हारा एमएफई वेरी करेगा, कोई कोई में 40 आर तक जाएगा, है ना, किसी में 2 आर 3 आर तक ही जाएगा, है ना। यू कांट पुट अ ब्लैंकेट आइडिया ओवर दैट, क्योंकि अपसाइड तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, अपसाइड लिमिट नहीं कर सकते उसका, बट स्टिल यू गेट एन आइडिया कि हाउ फार और एन एवरेज द स्टॉक्स आर मूविंग, और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से रफली स्टॉक्स कितनी दूरी तक जा रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। और दूसरे साइड क्या होगा कि दूसरे साइड जब तुम एमए कर रहे हो, इट गिव्स यू अ डायरेक्टली एक्शनेबल डेटा कि तुम कैसे प्रिवेंट कर सकते हो स्टॉक में अपने लॉसेस को कहां पे, सो वो तुमको काफी कॉन्फिडेंस भी देगा एंड इट गिव्स यू अ डायरेक्टली एक्शनेबल डेटा इन दैट केस, राइट। थैंक यू सर। ठीक है।